नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHDS 183 के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा अनुवाद के प्रकार एवं क्षेत्र। अगर इस चैप्टर से हम प्रश्न की बात करें तो बहुत से प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि इस चैप्टर में हमें यह बताया जाएगा कि जो ट्रांसलेशन होता है इसका यूज़ कौन कौन से एरिया में होता है और ट्रांसलेशन को करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ट्रांसलेशन का जो यूज़ है वो प्रशासनिक क्षेत्र में कैसे है, बैंकिंग क्षेत्र में कैसे है, विधि साहित्य में कैसे है, मीडिया में इसका यूज़ कैसे किया जाए और सृजनात्मक साहित्य में इसका यूज़ कैसे किया जाए। तो इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में दे देता है। हर बार इसमें अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अनुवाद से आप क्या समझते हैं, अनुवाद का प्रशासनिक साहित्य में क्या योगदान है, या फिर अनुवाद के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करते हुए उसके बैंकिंग क्षेत्र पर विशेष रूप से टिप्पणी कीजिए। तो कोई सा एक इसमें से लिखकर आपको वो दे देगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इन सभी को विशेष रूप से जानते हैं। सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी जाएगी जो कि कुल मिलाकर हमें यह बताएगी कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है जिसमें हमें अनुवाद के प्रकार बताए जाएंगे। तो देखो, अनुवाद के बहुत से प्रकार हैं और अलग अलग भाषाविदों ने इसके अलग अलग प्रकार बताए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नाम है जिनका नाम है यूजिन नायडा। तो यूजिन नायडा ने कहा है कि एक शाब्दिक अनुवाद होता है, एक भाव अनुवाद होता है, एक पर्याय के आधार पर अनुवाद होता है। तो सिर्फ इसकी उन्होंने क्या बताई, हेडिंग्स बताई। लास्ट चैप्टर में आपने रोमन जैक्सन के आधार पर अनुवाद के 3 टाइप पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था अंतःभाषिक अनुवाद। जिसमें मैंने ये बताया था अंतःभाषिक अनुवाद वो होता है जिसमें उसी भाषा में ही अनुवाद कर दिया जाता है, सरल भाषा में, यानी कि भाषा में बदलाव नहीं होता। अंतर्भाषिक अनुवाद में मैंने बताया था कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद होता है। और अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है, किसी साहित्य के आधार पर जैसे फिल्में बना दी, नाटक बना दिए, कोई धारावाहिक बना दिया, तो इस प्रकार से दृश्य के माध्यम से दिखाना क्या कहलाता है, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। तो अनुवाद के अलग अलग जो प्रकार हैं वो अलग अलग भाषा विधों के आधार पर हैं। तो यूजिन नायडा के हिसाब से अनुवाद के कितने प्रकार हैं, 3। एक है शाब्दिक, एक भावानुवाद और एक पर्याय के आधार पर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें रोमन जैकबसन की, तो इनके आधार पर अंतःभाषिक, अंतर्भाषिक और अंतर प्रतीकात्मक जो है अनुवाद हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के हिसाब से देखें तो इन्होंने अनुवाद को 4 भागों में बांटा है। एक गद्य और पद्य का अनुवाद, यानी कि गद्य आप समझते हैं पैराग्राफ में चीज़ें होती हैं, और पद्य मतलब जो कविताओं में होती हैं। साहित्य किसी सब्जेक्ट को लेकर या अनुवाद की प्रकृति को लेकर। तो इस तरीके से इन्होंने 4 भागों में अनुवाद को बांटा है। डॉक्टर नागेंद्र ने अनुवाद के कई प्रकार बताए हैं, यहाँ पर 5 लिखे हैं कि भाषा के क्षेत्र के हिसाब से अनुवाद होता है, एक विषय के यानी कि सब्जेक्ट कैसा है उसके आधार पर, विधा के आधार पर यानी कि ज्ञान कैसा है, पद्धति या प्रक्रिया के आधार पर, और उद्देश्य और प्रयोजन के आधार पर। तो ये सिर्फ यहाँ पर हेडिंग है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अनुवाद के कुछ प्रकारों को यहाँ पर बताया गया जो कि मेन है, यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वहाँ से अगर आपको नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो अनुवादों का जो एक प्रकार है वो है शब्द प्रति शब्द अनुवाद। तो ये कौन सा अनुवाद होता है, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की जब हम बात करते हैं तो वो ऐसा अनुवाद होता है, इसमें ना हम ना पूरे के पूरे सेंटेंस को ध्यान में नहीं रखते, हम सिर्फ ना हर वर्ड का ट्रांसलेशन करते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी परिभाषा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, सोहन इज़ ए गुड बॉय। तो वैसे तो इसका मतलब ये हुआ कि सोहन एक अच्छा लड़का है। अगर हम इसके सेंटेंस यानी कि पूरे वाक्य पर ध्यान देंगे, पूरे वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका मतलब यही होगा सोहन एक अच्छा लड़का है। लेकिन जब हम वर्ड टू वर्ड यानी कि शब्द प्रति शब्द अनुवाद करते हैं तो बिल्कुल वैसे का वैसे अनुवाद कर देते हैं। सोहन की जगह हम सोहन लिख देंगे, इज का मतलब है लिख देंगे, ए मतलब एक लिख देंगे, गुड मतलब अच्छा, और बॉय माने लड़का। सोहन है एक अच्छा लड़का, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन ऐसा होगा। तो शब्द से शब्द का अनुवाद का मतलब ये होता है, इसमें जो अनुवाद की इकाई होती है भाई, वो वाक्य नहीं होती है, यानी कि सेंटेंस नहीं होता है, बल्कि शब्द होता है। तो यहाँ पर हम जो ट्रांसलेशन करते हैं वो सेंटेंस टू सेंटेंस नहीं करते हैं, यहाँ पर अनुवाद करते हैं वर्ड टू वर्ड। हर शब्द का ट्रांसलेशन वैसे वैसे करते जाते हैं, सीक्वेंस पर ध्यान नहीं देते। तो सोचो अगर हम ऐसा ट्रांसलेशन करेंगे तो कोई ये ठीक ठाक ट्रांसलेशन है क्या, ये तो बेकार है। लेकिन हुआ ये कि शुरुआत में बाइबल का अनुवाद हुआ। तो बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ था, एक पवित्र ग्रंथ था। तो इन्होंने कहा भाई देखो, बाइबल में जो चीज़ जैसे लिखी है वैसे ट्रांसलेट करो, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। तो बाइबल का जो शुरुआत में ट्रांसलेशन हुआ, शुरुआत में जो अनुवाद हुआ,
तो इसमें ये हुआ कि किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होनी चाहिए, जैसी पुस्तक है उसे वैसी होना चाहिए। तो बाइबल का जो ट्रांसलेशन किया गया वो शब्द प्रति शब्द किया गया, यानी कि वर्ड टू वर्ड किया गया। तो ट्रांसलेशन का जो ये तरीका है, अनुवाद का जो ये तरीका है, ये बहुत ज़्यादा ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि इस तरीके का जो अनुवाद होता है ये बड़ा निम्न कोटि का होता है, निकृष्ट कोटि का होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब सेंस नहीं निकल पाता है। तो एक तो हो गया ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, यानी कि शब्द प्रति शब्द अनुवाद। पढ़ क्या रहे हैं हम भाई? पढ़ रहे हैं अनुवाद के प्रकार। तो अनुवाद का एक प्रकार तो हो गया शब्द प्रति शब्द अनुवाद, एक हो गया शाब्दिक अनुवाद। अब ये शाब्दिक अनुवाद वही है जो आप जानते हैं, इसमें अनुवाद की इकाई वाक्य होती है, यानी कि पूरे के पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन यहाँ पर कर दिया जाता है। इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, पूरे के पूरे जो वाक्य हैं, जैसे वहाँ पर था सोहन इज़ ए गुड बॉय, तो सोहन एक अच्छा लड़का है, इस प्रकार से जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, इस प्रकार से अगर हम अनुवाद करेंगे तो वो शाब्दिक अनुवाद कहलाएगा। शाब्दिक अनुवाद का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, विधि के क्षेत्र में यानी कानून के क्षेत्र में, ऑफिशियल लैंग्वेज के यूज़ में इसका बड़े पैमाने पर यूज़ होता है, कहीं कहीं लिटरेचर यानी कि साहित्य में भी इसका यूज़ होता है, और इन्फॉर्मेशन में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जब हम शाब्दिक अनुवाद की बात करते हैं तो इसी का यूज़ हर जगह होता है। शब्द प्रति शब्द का अनुवाद जो है वो कहीं कहीं होता है, बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, शाब्दिक अनुवाद जो है वो साहित्य में यूज़ तो होता है, बट जो बड़े लेवल के साहित्य होते हैं, सृजनात्मक साहित्य होते हैं, वहाँ पर इस अनुवाद का यूज़ किया नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रम रह जाता है। क्योंकि जो बड़े साहित्य होते हैं उसमें भाव होते हैं, इमोशंस होती हैं, और उसे ये जो अनुवाद है ये पूरा नहीं कर पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो कुछ ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे प्लीज़ एनक्लोज अ लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स। तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस को जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि कृपया अधिकारियों की सूची संलग्न करें। इसी प्रकार से अगर हम हिंदी से इंग्लिश बनाए तो मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया, द चीफ गेस्ट इनॉग्रेटेड द प्रोग्राम। तो ये सब क्या है? ये सब है शाब्दिक अनुवाद। तो शब्द प्रति शब्द अनुवाद में क्या होगा? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ निकालेंगे। शाब्दिक अनुवाद में हम पूरे वाक्य का अर्थ एक साथ निकालेंगे। इसका यूज़ हर जगह होगा, लेकिन सृजनात्मक साहित्य में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सृजनात्मक साहित्य में अनुवाद होता है भाव अनुवाद, उसमें भावनाएं भरी होती हैं, हर लाइन कुछ फीलिंग बोल रही होती है। तो अनुवाद में इस इकाई में यानी कि भाव अनुवाद में हमारा ध्यान इमोशंस पर होता है लेखक ने। यहाँ पर भाव का आधार यह है कि वाक्य में, पदबंध में, अनुच्छेद में या पाठ में किस प्रकार के भाव रखे गए हैं। साहित्य के अनुवाद के लिए बड़े पैमाने पर भाव अनुवाद का सहारा लिया जाता है। जैसे मान लो कोई ज़बरदस्त सा साहित्य लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा में, अब हम उसे हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, तो हमें अनुवाद करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि भाई उस साहित्य का जो भाव है वो वैसा का वैसे ही ट्रांसलेशन में भी आना चाहिए। अगर साहित्य का जो भाव ओरिजिनली लिखा गया था वो ट्रांसलेशन में नहीं आ रहा, तो क्या होगा? साहित्य निकृष्ट कोटि का हो जाएगा, निम्न कोटि का हो जाएगा। तो लेकिन भावों का ट्रांसलेशन करना इतना आसान भी नहीं है, तो इसलिए बहुत जटिल तरीका है, बहुत कठिन तरीका है। इसमें सिर्फ भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, बल्कि भाषाओं की संस्कृतियों की गहरी समझ होनी जरूरी है। देखो, हर भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है, क्योंकि हर भाषा के अपने कुछ विशेष शब्द होते हैं और कुछ विशेष कंडीशन पे उनका यूज़ होता है। मुहावरों का यूज़ होता है, लोकोक्तियों का प्रयोग होता है, डेली रूटीन के वर्ड्स भी अलग होते हैं। तो ऐसे में ना भाषा की समझ होना कोई बड़ी बात नहीं है, भाषा की संस्कृति की समझ होना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे हम मुहावरे बात करते हैं, लोकोक्तियाँ की बात करते हैं, तो हर क्षेत्र विशेष में अलग अलग मुहावरे होते हैं। जैसे आपने एक मुहावरा सुना होगा, थोता चना बाजे घना, मतलब जिनके पास जो कुछ नहीं होते ना वो ज़्यादा बोलते हैं। तो थोता चना बाजे घना, तो अब कोई कह रहा है थोता चना बाजे घना, इसका ट्रांसलेशन करो, तो पहले तो इसका अर्थ पता होना चाहिए ना भाई। ऐसा थोड़ी है कि थोता चना बाजे घना की कुछ भी इंग्लिश बना दोगे। तो इसके अर्थ पता होना चाहिए, यानी कि इसका भाव क्या है। इसका भाव यह है कि जिसके पास कुछ नहीं होता ना वो ज़्यादा बोलते हैं, थोता चना बाजे घना। तो एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस, सेम ऐसे ही बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही है, यानी कि बहुत, इसका भाव ये है कि बहुत जोरदार बारिश हो रही है, ऐसा नहीं कि मूसलों की बारिश हो रही है। तो मूसलाधार बारिश का मतलब ये है कि भाई बहुत खतरनाक बारिश हो रही है। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, अब अगर इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग इसकी हिंदी बनाओगे तो इसका तो मतलब ये हो जाएगा कि कुत्तों बिल्ली की बारिश हो रही है। भाई भाव, कल्चर की समझ होनी चाहिए कि वहाँ के लोग किस तरीके से इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो भाषा का ज्ञान होना एक अलग चीज़ है, भाषा की संस्कृति के इतिहास की ज्ञान होना एक अलग चीज़ है। सेम ऐसे हमारे यहाँ यूज़ होता है बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है मौके का फ़ायदा उठा लेना कि भैया जो मिल रहा है ले लो फटाफट से।
इंग्लिश में इसी को बोलेंगे मेक हे वाइल द सन शाइन्स। तो इस तरीके से अगर हम हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करें मुहावरों लोकोक्तियों का एक सृजनात्मक साहित्य का, तो भाई उसमें हमें सिर्फ शब्दों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, भाषा ज्ञान होना जरूरी नहीं है, भाषा की संस्कृति का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो ये हो गया भाव अनुवाद। अनुवाद के प्रकारों की बात करें तो एक तो हो गया शब्द प्रतिशब्द अनुवाद, एक हो गया शाब्दिक अनुवाद, एक हो गया भाव अनुवाद, अब एक होगा छाया अनुवाद। छाया अनुवाद की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, कोई एक मूल रचना होगी, यानी कि कोई ओरिजिनल कंटेंट होगा। तो ओरिजिनल जो कंटेंट होगा उसकी फोटोकॉपी के आधार पर, छाया के आधार पर एक नई रचना बनाई जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, शब्द सीमाओं से बंधे नहीं होंगे, यानी कि जब ट्रांसलेशन किया जाएगा तो उसमें अपने अलग से विचार रखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। शेक्सपियर का एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो शेक्सपियर के इस नाटक को मर्चेंट ऑफ वेनिस को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जो कि हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक को क्या करा, ट्रांसलेशन किया। अब जो शेक्सपियर के नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर थे नाटक में ये उसके अपने देश के थे, लेकिन जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस नाटक को ट्रांसलेट किया तो उन्होंने इसके कैरेक्टर को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो समय के हिसाब से, देश के हिसाब से जो कैरेक्टर को चेंज कर दिया हमने, पात्रों को चेंज कर दिया, स्थानों के नाम को चेंज कर दिया, अपने देश के स्थानों के नाम रख दिए, उसका भारतीयकरण कर दिया हमने। इसी प्रकार से भारत के नाटकों को अगर यूरोप में ट्रांसलेशन किया जाए तो वो अपने क्षेत्र के नाम रख दें, अपने लोगों के नाम रख दें। जैसे वहाँ पर मान लो किसी का नाम है मॉन्क, ठीक है, या जॉन, और हमने उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमने जॉन की जगह अपने यहाँ पर राम जी लिख दिया, श्याम लिख दिया, घनश्याम लिख दिया, ठीक है। तो कुछ भी नाम जो इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उनका लिख दिया। तो छाया अनुवाद में हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते वक्त भाषा, कैरेक्टर और स्थान, इन सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और ट्रांसलेशन करते वक्त अपनी सुविधा के हिसाब से उसका यूज़ कर लेते हैं। मूल भाव वही होता है, कहानी वही होती है, बस कैरेक्टर के नाम बदल जाते हैं। ये कौन सा अनुवाद कहलाता है, ये कहलाता है छाया अनुवाद। अब हम बात करेंगे रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है। रूपांतरण के अंतर क्या होता है, जो हमारा सोर्स का सब्जेक्ट होता है और जिस भाषा में हम प्रस्तुत करते हैं वो लक्ष्य भाषा होती है, यानी कि जिस भाषा से हम चीज़ उठाते हैं वो तो स्रोत भाषा होती है, जिस भाषा में ट्रांसलेट करते हैं वो लक्ष्य भाषा होती है। तो इसमें जब हम परिवर्तन करते हैं रूपांतरण के अंदर, इसमें पूरा का पूरा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कैसे। कोई उपन्यास लिखा गया पहले और फिर उसी उपन्यास के आधार पर कोई फिल्म बन गई, कोई नाटक बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, रूपांतरण कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो जितने भी प्रसिद्ध उपन्यास होते हैं उन पर बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, उन पर बहुत सारी फिल्में होती हैं, बहुत सारे गीत लिखे जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम अनुवाद करते हैं तो ये पूरा का पूरा रूपांतरण हो गया, एक किताब से वो चीज़ दृश्यों में आ गई, तो इसे बोलते हैं रूपांतरण। अब एक होता है अनुसृजन और एक होता है पुनः सृजन। तो अनुवादों का एक प्रकार कौन सा हो गया, शब्द प्रतिशब्द अनुवाद, जिसमें हम क्या करेंगे, एक एक शब्द का अनुवाद करेंगे। एक होगा शाब्दिक अनुवाद, जिसमें हम पूरे सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। एक होगा भाव अनुवाद, जिसमें हम क्या होंगे, फीलिंग इमोशंस को समझेंगे, भाषा की प्रकृति को भी समझेंगे और इतने नहीं, भाषा की संस्कृति को भी समझेंगे। एक होगा छाया अनुवाद, जिसमें क्या होगा, टाइम के हिसाब से कैरेक्टर वगैरह बदल सकते हैं। एक होगा रूपांतरण, उसमें क्या होगा, पूरी की पूरी विधा ही चेंज हो जाएगी, यानी कि लेखन से चीज़ें दृश्य में आ जाएंगी। अब आएगा अनुसर्जन या पुनः सर्जन। तो देखो भाई, पुनः सर्जन का मतलब ही क्या होता है, दोबारा से उसको निर्माण करना। जैसे किसी कविता का अनुवाद करने के लिए कहा जाए तो भैया कविता का अनुवाद सिर्फ कवि ही कर सकता है, क्योंकि कविता के अनुवाद में कहा जाए तो बहुत सटीकता रखनी पड़ती है, बहुत सटीकता, और अनुवादक को अनुवाद करते समय उसमें डूब जाना चाहिए। हर चीज़ की, लगभग उसे सारी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, भाषा और संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए, सटीक शब्द होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति भावुक होना चाहिए, उसके हृदय में भावनाएं होनी चाहिए, इमोशनलेस बंदा नहीं होना चाहिए जो बंदा ट्रांसलेशन करेगा कविताओं का। संस्कृत की जितनी भी पुरानी किताबें हैं, कालजयी रचनाएं हैं, जैसे कि रामायण और वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, जयदेव, इन सभी रचनाकारों की जो किताबें हैं वो सभी किताबें कालजयी रचनाएं कहलाती हैं। ये ऐसी किताबें हैं जो हर समाज, हर समय, हर संस्कृति के लिए हो सकती हैं, लेकिन समय समय पर इनका क्या करा जा रहा है, अनुवाद किया जा रहा है। तो ये अनुवाद जो हो रहा है ये पुनः सृजन हो रहा है, यानी कि वो बहुत कठिन भाषा में लिखी गई थी, अब उन्हें सरल भाषा में फिर से लिखा जा रहा है। तो पुनः सृजन का मतलब ये है कि किसी
कठिन भाषा में लिखी हुई चीज़ को अन्य अन्य भाषाओं में अनुवादित करना, सरल टीका टिप्पणी करना, ये सब क्या कहलाता है? पुनः सृजन, अनुसृजन। जैसे कि रामायण, महाभारत, इनका विभिन्न भाषाओं में आज क्या किया जा रहा है? अनुवाद किया जा रहा है। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे टीका अनुवाद की। तो देखिए, जो हमारे ग्रंथ हैं उन पे अलग से कुछ टिप्पणियाँ रखी गई हैं, उन्हीं टिप्पणियों को हम टीका अनुवाद कहते हैं। टीका अनुवाद का उद्देश्य ये होता है कि बहुत सरल रूप से उसे क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। भारत में संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं में बहुत सारी टीकाएँ लिखी गई हैं। भगवत गीता पर भी बहुत सारी टीकाएँ लिखी गई हैं। तो टीका का मतलब होता है कि अपने शब्दों में टिप्पणी करना। अनुवाद का एक रूप होता है सार अनुवाद, तो समराइज करना। ये सार अनुवाद भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सार अनुवाद का जो यूज़ होता है ना, ये ज़्यादातर ना मीडिया में होता है, ठीक है, और ऑफिशियल यूज़ होता है इसका। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम, जैसे कोई न्यूज़ वाला बंदा न्यूज़ लिख रहा है किसी अखबार के लिए, तो वो क्या होगा, किसी का इंटरव्यू हो रहा है या कहीं पर कोई घटना करी है तो बहुत बड़ी घटना होगी। अब उसे बहुत कम शब्दों में उसे अखबार में छापना है, तो वो क्या करेगा? इसको सार अनुवाद कहलाएगा। ये चीज़, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? सार अनुवाद। तो सार अनुवाद की आवश्यकता समाचार एजेंसियों में, कार्यालय साहित्य में, विधि साहित्य में यानी कि लॉ में बहुत जरूरत पड़ती है। सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में जो रिपोर्ट बनती हैं उसमें इनका यूज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन मीडिया के क्षेत्र में सार अनुवाद का बहुत यूज़ है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहानी को हमें सिर्फ समराइज करना है, समरी दे देनी है उसकी। एक अनुवाद होता है आशु अनुवाद। ये सब अनुवाद के प्रकार हैं भाई, है ना, हेडिंग बनाते हुए चलेंगे। आशु अनुवाद के बारे में सुन लो, ये क्या होता है? आशु अनुवाद में क्या होता है? जैसे मान लो एक बंदा ये है जिसे फ्रेंच आती है और एक बंदा ये है जिसे इंग्लिश आती है। दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती है, इसे सिर्फ इंग्लिश आती है और इसे सिर्फ फ्रेंच आती है। अब ये जो इंग्लिश और फ्रेंच वाले बंदे आपस में इन्हें बात भी करनी है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने देश के बहुत बड़े ऑफिसर हैं। अब क्या, इनके लिए एक ट्रांसलेटर रखा जाएगा। जो ट्रांसलेटर होगा वो ऐसा होगा जो इंग्लिश भी जानता हो, फ्रेंच भी जानता हो। तो जब इंग्लिश वाला बंदा कुछ बोलेगा तो पहले वो बंदा समझेगा और फिर उसे फ्रेंच में ट्रांसलेट करेगा तुरंत की तुरंत, और इधर फ्रेंच वाला कुछ बोलेगा तो उसे तुरंत की तुरंत तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ, इसी प्रोसेस को हम आशु अनुवाद कहते हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है दुभाषीय की, जो दो भाषाओं का ज्ञान जानता हो। ठीक है भाई। तो आशु अनुवाद भी समझ गए आप। पुनः अनुवाद। पुनः अनुवाद का मतलब, ये अनुवाद देखो इसलिए करवाया जाता है ताकि अनुवाद की गलतियों को पकड़ा जा सके। अनुवाद की गलतियां कैसे? जैसे मान लो देखो, कोई किताब है जो इंग्लिश में लिखी गई थी ओरिजिनली, उसका ट्रांसलेशन किया गया हिंदी में। हिंदी में ट्रांसलेशन करवा के वापस से इस हिंदी ट्रांसलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया हमने। वो ट्रांसलेशन इसलिए करवाया कि यार ओरिजिनली वही कंटेंट है, और अगर इस अनुवाद में इसके और इसके जो ये थर्ड पर्सन आया यहाँ पर, इसमें कितना डिफरेंस है। यानी कि ओरिजिनल इंग्लिश में लिखा गया, फिर ट्रांसलेशन किस में किया गया? हिंदी में किया गया, फिर हिंदी से दोबारा किस में किया गया? इंग्लिश में ही किया गया। फिर ये देखेंगे हम कि ओरिजिनल कंटेंट और इस कंटेंट में कितना डिफरेंस आया। अगर कोई डिफरेंस नहीं आया तो इसे लॉन्च कर देंगे, अगर डिफरेंस आया है तो इसे लॉन्च नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर आ गई आपको समझ में? तो इसमें यह देखा जाता है कि अनुवाद में कितना अंतर आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली अनुवाद कभी भी नहीं किया जा सकता। तो इसे ही पुनः अनुवाद कहा जाता है। तो पुनः अनुवाद की क्रिया में क्या होता है भाई? तो पुनः अनुवाद की क्रिया में सोर्स वाली भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करवाया जाता है, और फिर से वापस से सोर्स भाषा में इसका ट्रांसलेट करवा दिया जाता है। तो टेक्निकली शब्द मैंने आपको समझा दिए हैं। अब एक अनुवाद होता है लिपि अंकन करना। तो देखो, यानी कि लिपि का अंकन करना। तो कोई आपने साउंड सुना, उच्चारण सुना, जैसे किसी कहीं आदिवासी संस्कृति क्षेत्र में आप दौरा करने गए हैं, वहाँ से आपने कोई चीज़ टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली, अब उसे आप लिपिबद्ध कर रहे हो, वहाँ से जो आपने ध्वनियाँ सुनी हैं उसे आप लिपिबद्ध कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? लिपि अंकन। और इसी का एक और भाग होता है लिपि अंतरण। इसमें भी क्या होता है? सुनकर उच्चारण के आधार पर रूपांतरण किया जाता है, भाषाओं में, दूसरी भाषाओं में, या फिर दृश्य के माध्यम से। तो इसे लिपि अंतरण कहते हैं। जैसे कि आपने कई बार कंप्यूटर में ऐसी कोडिंग देखी होंगी, इस तरीके से इसका यूज़ होता है। तो अब तक हमने चैप्टर में पढ़ा कि अनुवाद से हम क्या समझते हैं और अनुवाद के विभिन्न प्रकार। जहां हमने अनुवाद का शब्द प्रति शब्द अनुवाद पढ़ा, शाब्दिक अनुवाद पढ़ा, भाव अनुवाद पढ़ा, छाया अनुवाद पढ़ा, रूपांतरण, अनुसृजन, पुनः सृजन, टीका अनुवाद, सार अनुवाद, आशु अनुवाद, पुनः अनुवाद और लिपि अंकन और लिपि अंतरण। अब इस चैप्टर का दूसरा भाग यहाँ से शुरू होगा, विविध क्षेत्रों में अनुवादों की उपयोगिता, जिसकी चर्चा हम इस चैप्टर के भाग 2 में करेंगे। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के भाग 2 में।